नमस्कार साथियों, मैं आज अति महत्वपूर्ण सेशन के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूं ताकि आने वाला एग्जाम में आपको अधिक से अधिक मदद मिल सके। तो पहला क्वेश्चन है, बीपीएससी टीचर से संबंधित क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन आएंगे और जो भी बिहार स्टेट गवर्नमेंट का तैयारी कर रहे हैं वो सभी वीडियो, जितना भी वीडियो हम डाले हैं सभी वीडियो को आप देखिए और प्रत्येक वीडियो से आपको कुछ न कुछ जरूर लाभ मिलेगा। हर एक वीडियो आपके लिए फायदेमंद साबित होगा दोस्तों। इसलिए पहला क्वेश्चन है, शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय से संबंधित थे? शेख बहाउद्दीन जकारिया जो है किस संप्रदाय से संबंधित थे? तो बहाउद्दीन जकारिया जो है किस संप्रदाय से थे? सुहरावर्दी संप्रदाय से संबंधित थे। सुहरावर्दी, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, सुहरावर्दी संप्रदाय से संबंधित थे। शेख बहाउद्दीन जकारिया का संबंध किससे था? सुहरावर्दी संप्रदाय। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद सीएम के दायित्व को परिभाषित करता है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के, सीएम मीन्स मुख्यमंत्री हो गया यहाँ, कहता है संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के दायित्व को परिभाषित करता है? दोस्तों, मुख्यमंत्री के दायित्व को परिभाषित करता है तो वह कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 167 है। कौन सा है? अनुच्छेद 167, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान किसके मस्तिष्क का उपज था? भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान किसके मस्तिष्क का उपज था दोस्तों? तो किसके मस्तिष्क का था? तो ये लॉर्ड माउंटबेटन। किसके मस्तिष्क का था? लॉर्ड माउंटबेटन का मस्तिष्क का उपज था दोस्तों। क्लियर, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 जून 1947 कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, इस समय अध्यक्ष कौन थे? कहता है कि 15 जून 1947 कांग्रेस का दिल्ली अधिवेशन हुआ था, उस समय जो है भारत विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ था। तो भारत विभाजन का जब प्रस्ताव स्वीकृत हुआ था तो उस समय जो है कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, यही पूछा जा रहा है दोस्तों। तो जेबी कृपलानी थे। उस समय कौन थे? जेबी कृपलानी थे। ऑप्शन सी हो जाएगा, जेबी कृपलानी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड का जो है प्रधानमंत्री कौन थे? तो इंग्लैंड का जो प्रधानमंत्री थे दोस्तों, क्लीमेंट इटली थे। कौन थे? क्लीमेंट इटली थे। ऑप्शन ए हो जाएगा, क्लीमेंट इटली। थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा आप लोग, क्लीमेंट इटली। क्लियर, क्लीमेंट इटली। तो भारत के स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो क्लीमेंट इटली था। क्लियर, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होना चाहिए? विधानसभा का जो सदस्य बनता है दोस्तों, तो न्यूनतम आयु उसके लिए क्या होना चाहिए? 25 वर्ष होना चाहिए दोस्तों। न्यूनतम आयु विधानसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होना चाहिए, जबकि विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होना चाहिए दोस्तों, जबकि राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होना चाहिए। क्लियर हो गया होगा? राज्य में सभी को क्लियर हो गया कि विधानसभा सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष, विधान परिषद सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष और राज्यपाल बनने के लिए 35 वर्ष उम्र होना चाहिए। क्लियर हो गया होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन, विधान परिषद के साधारण विधेयक को किस अवधि तक रोक सकता है दोस्तों? विधान परिषद के किसी भी, यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग सही कर लीजिएगा, कहता है कि विधान परिषद क्या बोल रहा है? विधान परिषद किसी भी साधारण विधेयक को, यहाँ किसी भी हो जाएगा, ध्यान में आप लोग लिख लीजिएगा थोड़ा, किसी भी साधारण विधेयक को किस अवधि तक रोक सकता है? विधान परिषद किसी भी विधेयक को, साधारण विधेयक को
किसी भी साधारण विधेयक को किस अवधि तक रोक सकता है? तो 4 माह तक रोक सकता है दोस्तों। ऑप्शन सी हो जाएगा, 4 माह तक रोक सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि कानून मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि एवं कानून मंत्री कौन थे दोस्तों? तो कौन था? B.R. अम्बेडकर थे। कौन थे? B.R. अम्बेडकर थे। और B.R. अम्बेडकर जो थे, जिनका जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 में महू मध्य प्रदेश में हुआ था। क्लियर? जबकि B.R. अम्बेडकर जी का मृत्यु जो हुआ 6 दिसंबर 1956 को हुआ था। क्लियर? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया? हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया? तो 1532 ईस्वी में किया दोस्तों। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान यह कथन किसका था कि राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी है? देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट कथन आ गया। ये कह रहा है कि राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान यह किसका वक्तव्य था, किसका कथन था कि राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बने हैं। ये किसका कथन था? दादा भाई नौरोजी का कथन था दोस्तों। किसका था? दादा भाई नौरोजी का कथन था। ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर? ऑप्शन क्या होगा? बी हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, JL नेहरू का जीवनीकार कौन है? JL नेहरू का जीवनीकार कौन है दोस्तों? JL नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री बने थे। JL नेहरू का जीवनीकार कौन है? तो फ्रैंक मॉरिस है। कौन है? फ्रैंक मॉरिस है। ऑप्शन सी हो जाएगा। JL नेहरू का जीवनीकार कौन है? जो JL नेहरू का जीवनीकार लिखे हैं उसका फ्रैंक मॉरिस ने लिखे हैं। क्लियर हो गया होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कस्तूरबा गांधी की समाधि स्थल कहाँ है? कस्तूरबा गांधी की समाधि स्थल कहाँ है दोस्तों? तो कस्तूरबा गांधी का जो मृत्यु हो गया था आगा खान पैलेस में ही हो गया था। क्यों हो गया था? क्योंकि जब देखे होंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, तो उस समय जो है महात्मा गांधी जी को भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव हुआ था। 8 अगस्त को प्रस्ताव हुआ था और 9 अगस्त से क्या हुआ था? 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन पूरे देश में फैल गया था। और उसी क्रम में महात्मा गांधी जी को पकड़ करके कहाँ रखा गया था? आगा खान पैलेस में रखा गया था। महात्मा गांधी जी के साथ साथ कौन कौन थे? कस्तूरबा गांधी, उनकी बीवी भी थी, और सरोजिनी नायडू को भी आगा खान पैलेस में ही रखा गया था। कस्तूरबा गांधी का मृत्यु आगा खान पैलेस में ही हो जाता है और वहीं पर जो है समाधि स्थल भी बना दिया जाता है दोस्तों। तो आगा खान महल हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। कस्तूरबा गांधी की समाधि स्थल कहाँ है? तो आगा खान महल के पूर्ण परिसर में है। आगा खान महल के पुणे परिसर में है। ये पुणे हो जाएगा, पूर्ण लिख दिया है, ये आप लोग सही कर लीजिएगा, पुणे हो जाएगा दोस्तों। ये आगा खान महल कहाँ पर है? ये पुणे में है, ध्यान में रखिएगा आप लोग। कहाँ पर है? पुणे में है, पुणे के परिसर में। क्लियर हो गया? ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीराकांड जलाशय कहाँ है? हीराकुंड जलाशय कहाँ है दोस्तों? हीराकुंड जो है ये उड़ीसा में है। हीराकुंड कहाँ है? हीराकुंड बांध आप देखे होंगे। हीराकुंड कहाँ है? तो उड़ीसा में है। कहाँ पर है? उड़ीसा में है। तो उड़ीसा हो जाएगा ऑप्शन। देखिए, ऑप्शन दोनों में उड़ीसा लिख दिया दोस्तों, इसलिए आप दोनों सही कर लीजिएगा। ए और बी दोनों में उड़ीसा दे दिया है, तो इसलिए दोनों हो जाएगा। हीराकुंड जलाशय कहाँ है? उड़ीसा में है। कहाँ पर है? उड़ीसा। क्लियर? तो ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं। बाबर ने अपने बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया है? बाबर ने अपने बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया है दोस्तों? तो बाबरनामा में जो है, बाबर जो लिखा है वो तुर्की भाषा में लिखा है दोस्तों। बाबर जो है अपनी जो आत्मकथा लिखा है बाबरनामा,
वो किस भाषा में लिखा है? तुर्की भाषा में लिखा है। उसमें जो है कौन सा हिंदू राज्य का उल्लेख किया है? तो मेवाड़ का क्या है दोस्तों? किसका क्या है? मेवाड़ का क्या है? ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक रामसर साइट है दोस्तों? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक रामसर साइट है? तो तमिलनाडु में दोस्तों। कहां पर है? तमिलनाडु में है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का जो है 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था दोस्तों। पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था। और 27 अप्रैल को जब ये पानीपत का युद्ध जीत लिया था, पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था किसके किसके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। और इब्राहिम लोदी एक पहला मध्यकालीन शासक हुए जो कि युद्ध स्थल में ही मारा गया था दोस्तों। और 27 अप्रैल को बाबर ने बादशाह अपने आप को घोषित कर लिया। 27 अप्रैल को 1526 ईस्वी में बाबर ने जब युद्ध जीता तो अपने आप को क्या घोषित किया? अपने आप को बादशाह घोषित किया। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेर शाह सूरी का अंतिम अभियान किस राज्य के विरुद्ध था? शेर शाह सूरी का जो अंतिम अभियान था दोस्तों किस राज्य के विरुद्ध था? तो कलिंजर के विरुद्ध था। किस राज्य के विरुद्ध था? कलिंजर के विरुद्ध था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसमें सन्निहित होती है? भारतीय संविधान में जो अवशिष्ट शक्तियां हैं दोस्तों किसमें सन्निहित है? तो संसद में है। किसमें है? संसद में है। संसद के द्वारा ही सभी कार्य होता है दोस्तों। जो भी कानून वगैरह बनते हैं सभी शक्तियां जो है, अवशिष्ट शक्तियां जो है किसमें है? संसद में है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर ए पुल के युद्ध में बाबर को किसने पराजित कर दिया था? सर ए पुल के युद्ध में बाबर को किसने पराजित किया था? तो शैबानी खान ने किया था दोस्तों। किसने किया था? शैबानी खान ने किया था। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रंटियर गांधी के उपनाम से कौन जाना जाता है? फ्रंटियर गांधी के उपनाम से कौन जाना जाता है? तो अब्दुल गफ्फार खान जाना जाता है दोस्तों। कौन जाना जाता है? अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एप्पल कंप्यूटर के सह संस्थापक कौन है? एप्पल कंप्यूटर के सह संस्थापक कौन है दोस्तों? तो एप्पल जो कंप्यूटर है उसके सह संस्थापक जो है स्टीव जॉब्स है। कौन है? स्टीव जॉब्स जो है। ऑप्शन बी हो जाएगा। स्टीव जॉब्स सह संस्थापक है एप्पल के। क्लियर हो गया होगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीली क्रांति संबंधित है। पीली क्रांति संबंधित है दोस्तों। पीली क्रांति जो है तिलहन उत्पादन से संबंधित है। किससे है? तिलहन उत्पादन से पीली क्रांति संबंधित है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे लंबा पेड़ कौन है? दुनिया का सबसे लंबा पेड़ जो है दोस्तों कौन है? रेडवुड है। कौन है? रेडवुड है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, रेडवुड। दुनिया का यह सबसे लंबा पेड़ है। रेडवुड जो है दुनिया का सबसे लंबा पेड़ है। क्लियर। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली इंजन रहित रेलगाड़ी का नाम क्या है दोस्तों? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। कह रहा है कि भारत की पहली ऐसा रेलगाड़ी बताइए जो कि इंजन रहित रेलगाड़ी है। तो कौन सा है? आप सुने होंगे वंदे भारत एक्सप्रेस। क्या सुने होंगे? वंदे भारत एक्सप्रेस का नाम सुने होंगे। तो वंदे भारत एक्सप्रेस जो है बिना इंजन का गाड़ी है दोस्तों। बिना इंजन का ये रेल चलती है। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन तो वही कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत की पहली इंजन रहित रेलगाड़ी का नाम क्या है? तो वंदे भारत एक्सप्रेस है दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन सी हो जाएगा। आपको जो भी एग्जाम देने जा रहे हैं कृपया सभी वीडियो को देखें और सभी क्वेश्चंस को पढ़ें और देखिएगा, आपको एग्जाम में आपको जरूर सफलता देने का काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चट्टानों पर
उगने वाले लाइकेन को क्या कहते हैं? चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहते हैं दोस्तों? चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को सेक्सी कॉल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सेक्सी कॉल्स कहते हैं। चट्टान पर जो उगता है उसको सेक्सी कॉल्स कहते हैं दोस्तों। क्लियर? चट्टान पर उगने वाले लाइकेन को सेक्सी कॉल्स कहा जाता है। क्लियर? ऑप्शन सी हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जापान के लोग, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। जापान के लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं दोस्तों? जापान का जो लोग है किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? तो सब्जी के रूप में किसको खाते हैं? इंडोकार्पन को खाते हैं। किसको खाते हैं? इंडोकार्पन को खाते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा, इंडोकार्पन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन खाने योग्य कवक है दोस्तों? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चंस जितने भी आ रहे हैं सभी इंपॉर्टेंट है। आप एग्जाम में सभी क्वेश्चंस को ध्यान पूर्वक पढ़िए और मस्तिष्क में इस तरह बैठाइए कि ताकि एग्जाम में आपको कंफ्यूजन ना दे। कह रहा है कि कौन खाने योग्य कवक है? कौन सा कवक जो है खाने योग्य है? तो इगैरिक्स जो है ये खाने योग्य कवक है दोस्तों। ऑप्शन बी हो जाएगा, इगैरिक्स जो है खाने योग्य कवक है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, एलएसडी किससे प्राप्त होता है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। एलएसडी जो है किससे प्राप्त होता है? एलएसडी जो है ये कवक से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? एलएसडी कवक से प्राप्त होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा, कवक। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। कौन सुमेलित नहीं है? देखिए एक तरफ रोग है और दूसरा विटामिन की कमी है, यानी कि किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये कहता है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। आप देखिए एक एक ऑप्शन करके देखना पड़ेगा। रिकेटस जो होता है विटामिन डी की कमी से होता है, तो बिल्कुल ये सही है दोस्तों। रिकेटस जो रोग होते हैं विटामिन डी की कमी से ही होता है। क्लियर हो गया? रक्त का थक्का ना बनना किसके कमी से होता है? विटामिन के कमी से होता है। ये भी बिल्कुल सही है। रक्त का थक्का नहीं बनना क्या होता है? विटामिन के की अगर कमी हो जाएगा शरीर में तो रक्त का थक्का नहीं बनेगा दोस्तों। और कहीं भी अगर कट उठ जाएगा तो रक्त आपका सभी शरीर का गिर जाएगा और आप मृत्यु को प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए विटामिन के होना आवश्यक है। क्लियर? तीसरा ऑप्शन है एनीमिया पांडु रोग विटामिन बी12 की कमी से होता है। एनीमिया जो रोग होता है और पांडु रोग जो होता है दोस्तों विटामिन बी12 की कमी से होता है। तो विटामिन बी12 की कमी से होता है दोस्तों। इसलिए ये तीनों ऑप्शन क्या हो गया? तीनों ऑप्शन सही हो गया। तो कहता कि कौन सही नहीं था, तो कोई भी सही गलत नहीं निकला, इसलिए नन ऑफ दिस हो जाएगा ऑप्शन। क्लियर? तो अर्थात क्या हो गया? सभी ऑप्शन सही हो गया। तो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। किस यंत्र की सहायता से जल के भीतर से बाहरी वस्तुओं को देखी जा सकती है? देखिए कितना बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया दोस्तों। आजकल का जो पैटर्न स्ट्रेटजी जो क्वेश्चन का बदलते जा रहा है, जो पैटर्न आप बदलते हुए देख रहे हैं, इसी प्रकार का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलता है कि आपके लायक जो है आपका जो यूज जो हो रहा है क्वेश्चन, वही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा रहा है दोस्तों। इसलिए सभी क्वेश्चंस को उस तरह से आप पढ़िए ताकि आपको एग्जाम की सफलता दे सके। ऐसे तो पढ़ने के लिए तो बहुत चीजें हैं। क्लियर? कहता है किस यंत्र की सहायता से जल के भीतर से बाहरी वस्तुओं को देखी जाती है दोस्तों? तो बाहरी वस्तुओं को जो जल के भीतर से देखते हैं वो पेरिस्कोप से देखते हैं। किससे देखते हैं? पेरिस्कोप से देखते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, पेरिस्कोप। क्लियर? जबकि आप फोटोमीटर का जब नाम सुने हैं, फोटोमीटर का काम क्या है? ये प्रकाश दीप्ति का मापन करता है दोस्तों। फोटोमीटर जो आप देख रहे हैं ये प्रकाश दीप्ति का मापन करता है, जबकि ओडोमीटर को जो आप देख रहे हैं, ओडोमीटर का काम क्या है? कार द्वारा तय की गई दूरी को बताना है। ओडोमीटर आप कार में देखेंगे, कार में एक मीटर लगा रहता है, ओडोमीटर लगा रहता है, वही जो है दूरी को दिखाता है कि कितना दूर आप चल रहे हैं। क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल में किस फसल का, देखिए पश्चिम बंगाल में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन होता है दोस्तों? पश्चिम बंगाल आप जाइएगा, कलकत्ता जाइएगा या तो पश्चिम बंगाल में कोई भी क्षेत्र पर आप जाइए, आपको वहाँ खाना जो है 10 से 20 रुपया में आपको खाना मिल जाएगा
और भरपेट खाना मिलेगा दोस्तों। इसलिए कहता है कि पश्चिम बंगाल में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन होता है, तो चावल का आप देखिएगा सर्वाधिक उत्पादन होता है दोस्तों। इसीलिए वहाँ चावल और मछली जो है बहुत सस्ता में आपको खाना मिलेगा, चाहे किसी भी एरिया में आप खाइए, आपको भरपेट खाना दिया जाएगा। क्लियर, ऑप्शन ए हो जाएगा चावल। जबकि आप उत्तर प्रदेश में जाइएगा, उत्तर प्रदेश में गेहूं की सर्वाधिक उत्पादन होता है दोस्तों, और गन्ना का भी उत्पादन उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में होता है। तो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। भारत का कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? भारत का कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों? कार्यपालिका का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? वो राष्ट्रपति होता है दोस्तों। भारत का जो कार्यपालिका का जो अध्यक्ष होता है कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति जो होता है कार्यपालिका शक्ति का, जितने भी कार्यपालिका शक्ति होता है वो राष्ट्रपति में ही निहित होता है। और अनुच्छेद 53 के तहत, किसके तहत? अनुच्छेद 53, आप ध्यान में रखिएगा। अनुच्छेद 53 जो है ये बताता है कि भारत का कार्यपालिका का शक्ति जो है वो राष्ट्रपति में निहित है दोस्तों। कार्यपालिका की शक्ति किस में निहित है? राष्ट्रपति में है। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा। कार्यपालिका की शक्ति किस में निहित है? राष्ट्रपति में निहित है। वही कह रहा क्वेश्चन कि भारत का कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है, तो राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है दोस्तों? निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो निम्न में से जो सभी कथन को हम लोग चर्चा करते हैं। पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। तो बिल्कुल पृथ्वी के चारों ओर गैसों का जो आवरण है, गैसों का जो समूह है, उसको वायुमंडल कहते हैं दोस्तों। क्लियर। दूसरा है, हमारे अंतरिक्ष में 89 तारामंडल है। हमारे अंतरिक्ष में 89 तारामंडल है दोस्तों, ये भी बिल्कुल सही है। हमारे अंतरिक्ष में 89 तारामंडल है दोस्तों, ये बिल्कुल ऑप्शन 2 भी सही हो गया। तीसरा ऑप्शन है सोन, ये सोन नदी है दोस्तों। ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक कर दिया, आप लोग सही कर लीजिएगा। सोन नदी है, क्या है? सोन नदी। सोन नर्मदा तथा महानदी अमरकंटक से निकलती है। सोन नदी, नर्मदा नदी तथा महानदी जो है अमरकंटक से निकलती है। ये बिल्कुल जो सही है दोस्तों, क्योंकि ये तीनों नदियां जो है, सोन नदी देखे होंगे और नर्मदा नदी और महानदी जो है, तीनों अमरकंटक की पहाड़ी से ही निकलती है दोस्तों। इसलिए तीनों ऑप्शन क्या हो गया? सही हो गया। और कह रहा है कि कौन सा कथन सत्य है, तो उपर्युक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी इरविन समझौता पर, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये। गांधी इरविन समझौता कब हस्ताक्षर हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता पर जो है 1931 ईस्वी में हुआ था समझौता दोस्तों। गांधी इरविन के बीच जो समझौता हुआ था, क्यों हुआ था? क्योंकि गांधी जी को, कांग्रेस को इरविन ने, ये इरविन है, थोड़ा सा आप लोग सही कर लीजिएगा, मिस्टेक टाइपिंग में कर दिया दोस्तों, इरविन है, ठीक ना। गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन समझौता पर कब हस्ताक्षर हुआ था, इसको आप सही कर लीजिएगा, इरविन है। तो गांधी इरविन समझौता पर कब हस्ताक्षर हुआ था? तो 1931 ईस्वी में हुआ था। और 1931 ईस्वी में 5 मार्च के दिन हुआ था दोस्तों। 5 मार्च 1931 ईस्वी को यह समझौता हुआ था। और इसी समझौता में गांधी जी को मना लिया गया था, और गांधी जी को गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए इरविन ने क्या किया था? मना लिया था। क्लियर। तो दिल्ली समझौता भी इसी को कहा जाता है। गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने का मुख्य कारण भी यही रहा था दोस्तों। गांधी इरविन के बीच में एक समझौता हुआ था, जिसके कारण से कांग्रेस ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में लंदन में भाग लिए थे। क्लियर। और उस समय जो है गांधी जी जब वहां से रिटर्न होकर के आए थे, तो एक स्टेटमेंट भी दिए थे। क्या स्टेटमेंट दिए थे? कि मैं खाली हाथ आया हूं। भारत जब आए थे, लंदन से जब वापस आए थे भारत, कौन? गांधी जी। तो देशवासियों के सामने एक स्टेटमेंट दिए, एक वक्तव्य रखा था कि हम जो है लंदन से खाली हाथ वापस आए हैं।
क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। तो इसका डेट आप लोग याद रखिएगा। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की चर्चा हम कर लिए कि लंदन में हुआ था। और 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था, 1930 में हुआ था, 1931 में हुआ था, 1932 में हुआ था। तीनों गोलमेज सम्मेलन में B.R. अम्बेडकर भाग लिए थे, जबकि दूसरा गोलमेज सम्मेलन में मात्र कांग्रेस के एकमात्र आदमी जो थे महात्मा गांधी भाग लिए थे। क्लियर। और तीनों गोलमेज के समय ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री था दोस्तों, रेमजे मैकडोनाल्ड था। कौन थे? रेमजे मैकडोनाल्ड। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन का आरंभ कब हुआ था? असहयोग आंदोलन का आरंभ कब हुआ था? तो असहयोग आंदोलन का जो आरंभ हुआ था जो दोस्तों 1920 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1920 ईस्वी में हुआ था और 1 अगस्त के दिन हुआ था दोस्तों। आजकल क्वेश्चन का पैटर्न चेंज होते जा रहा है, इसलिए डेट भी हम बोलते जा रहे हैं। 1 अगस्त 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था। और असहयोग आंदोलन का जो प्रारंभ किए थे महात्मा गांधी किए थे। क्लियर। इसी दिन 1 अगस्त 1920 के दिन ही तिलक की मृत्यु हो जाती है दोस्तों। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कूका आंदोलन। देखिए यह वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों। कह रहा है कि कूका आंदोलन को किसने संगठित किया? कूका आंदोलन जो चल रहा था दोस्तों, कहाँ चल रहा था? पंजाब में चल रहा था। सभी लोग आप जान रहे हैं कि कूका आंदोलन का शुरुआत कहाँ हुआ था? पंजाब में हुआ था। और कूका आंदोलन को कह रहा है कि किसने संगठित किया था? तो गुरु राम सिंह ने किया था दोस्तों। किसने किया था? गुरु राम सिंह ने किया था। और कूका आंदोलन को जो शुरुआत किया था 1840 ईस्वी में किया था। कूका आंदोलन का जो शुरुआत हुआ था 1840 ईस्वी में पश्चिमी पंजाब में हुआ था। और जो कूका आंदोलन को प्रारंभ किया था वो किसने किया था? भगत जवाहरलाल ने किया था दोस्तों। बहुत कंफ्यूजन कभी कभी क्वेश्चन एग्जाम में दे करके कंफ्यूजन में लड़का आ जाता है और एग्जाम में क्वेश्चन गलत हो जाता है दोस्तों, इसलिए आप क्लियर रखिए। कूका आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? 1840 ईस्वी में पश्चिमी पंजाब में चालू हुआ था और भगत जवाहरलाल ने किया था। जबकि कूका आंदोलन को किसने संगठित किया? तो गुरु राम सिंह ने किया था। क्लियर हो गया होगा। इसका मेन उद्देश्य जो था दोस्तों कूका आंदोलन का, वो सिख धर्म में आई कुरीतियों को दूर करने के लिए, सिख धर्म में जो भी कुरीतियां आ गई थी उसको दूर करने के लिए, अर्थात पवित्र बनाना चाह रहे थे सिख धर्म को। क्लियर। पंजाब से अंग्रेजों को निकालकर बाहर करना भी कूकाओं का प्रमुख लक्ष्य रहा था। इसलिए 1863 तथा 1872 ईस्वी में अंग्रेजों ने कूकाओं को कुचलने के लिए, यानी कि कूका आंदोलन से जो भी नेता जुड़े हुए थे उसको कुचलने के लिए 1863 से 1872 में आप देखिएगा कि सैनिक कार्यवाही भी की गई तथा इसके प्रमुख नेता गुरु राम सिंह को क्या किया? गुरु राम सिंह को कूका को रंगून भेज दिया। इसको पकड़ करके कहाँ भेज दिया? गुरु राम सिंह को रंगून भेज दिया। और रंगून में ही वहाँ पर ही कूका आंदोलन को संगठित किया। क्लियर। वहाँ भी कूका आंदोलन को संगठित किया। तो क्लियर। तो इस तरह से अब हमको इजाज़त दीजिए। मैं पुनः एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए पढ़िए और अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। नमस्कार। जय हिंद।